अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 दिनों में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत सी चीज़ों में तेज़ी से रद्द-बदल हुआ है सियासी तौर मंजरनामे में। और इमरान खान और 9 मई के दीगर जो मुजरिम हैं, जो इसके सरकर्दा लोग हैं, उनके खिलाफ तहकीकात में मज़ीद तेज़ी आ गई है। और एक ऑफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट का भी इजरा किया गया है, लेकिन वो अभी मीडिया को जारी नहीं की गई। लेकिन उसके जो खदोखाल हैं वो ज़ाहिर है पता चला है। वो बहुत ही भयानक है कि किस तरह ये एक प्लान्ड जो एक साजिश थी, बाकायदा एक साजिश मनज़्ज़म की गई थी, जिसका बुनियादी नुक्ता ये था कि फ़ौज के अंदर से ही बगावत होगी। और ज़्यादातर तकिया ये जनरल साहिर शमशाद पर किए हुए थे कि वो हमारे साथ हैं, वो फ़ौज को कहें कमांड संभाल लेंगे और जनरल आसिम का तख्ता उलट दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी घनावी साजिश थी। और अगर फ़ौज के कुछ लोग इसमें शामिल हो जाते और अंदर से वो लड़ाई शुरू हो जाती, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को फिर लिबिया और शाम बनने में देर न लगती। जो गैर मुल्की क़ुव्वतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान भी इसी तरह तबाह हो जिस तरह इराक़ हुआ है, जिस तरह शाम और लिबिया को उन्होंने किया है कि एक वहाँ मज़बूत मुनज़्ज़म गवर्नमेंटें थीं, कर्नल कज़ाफ़ी की, बशर अल असद की और सद्दाम हुसैन की, किस तरह उनको ख़त्म किया गया। इसी तरह अब ये चाहते हैं कि ईरान और पाकिस्तान 2 ममालिक ऐसे हैं जहाँ अपनी मनमानी करें। तो ये इनका सहूलतकार और इमरान खान, जिसने ये पाकिस्तान में गंद मचाया हुआ है, जिसने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया है, भाई को भाई से लड़ा दिया है। अदलिया को देख लें कि 7 जज एक तरफ खड़े, 8 जज दूसरी तरफ खड़े। यही हाल हर एक इदारे का है, हर जगह का है। और यहाँ से ये तफरीक पैदा की गई और नफ़रतें पिछले 1 साल से उसे पूरा मौका दिया गया टीवी पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पे कि वो अपना ज़हर लोगों के ज़हनों में फैलाए और झूठा इनकलाबी प्रोपेगेंडा कि बस इनकलाब आ रहा है, तेरा बाप भी देगा, आज़ादी, फवाद चौधरी जैसे लोग नारे लगाते फिर रहे थे। और जब आज़ादी देने वालों ने हाथ में डंडा पकड़ा तो वो वहाँ से ऐसे भागे कि नज़र ही नहीं आ रहे। और ख़ुद इनका लीडर जो हमेशा एक डस्टबिन पहन के घूमता है, अब बंद कमरे में बैठा है, रोज़ाना एक टीवी पर अपने यूट्यूब पर एक व्लॉग कर रहा है, जिसको सोशल मीडिया पीटीआई की नशर कर रही है। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम जो बिल्कुल बिखर गई थी, 2-3 दिनों से फिर ये मुनज़्ज़म हो रही है। ख़ास तौर पे इनके यूएस जो चैप्टर है वो ज़्यादा मुतहर्रिक हो गया है और वहाँ से ये लॉबिंग फर्में भी इनकी वहाँ हायर की हुई हैं, जो वहाँ पर लाखों डॉलर इनसे लेकर वहाँ इनके लिए काम कर रही हैं। और वहाँ का जो ये इनका आईटी सेक्टर है, इन्होंने बनाया हुआ है सोशल मीडिया सेल, जिसका इंचार्ज एक भारतीय है और दूसरे लोग हैं। ये सारे लोग और प्लस इनके हिमायती बीजेपी की राह वाले सारे मिलकर यूट्यूब पर, अपना ट्विटर पर, फेसबुक पे, हर जगह एक ही मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं और पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ मवाद फैला रहे हैं। वो ट्वीट और वो सारे मवाद इंडिया से इनको प्रोमोट करके दिए जा रहे हैं और फिर उनको ये चला रहे हैं। और पाकिस्तान में बैठे लड़के और जो लड़कियां नौजवान हैं, जो इस चीज़ को नहीं समझते, वो इनके झांसे में आ गए और उन्हीं चीज़ों को बार बार वो आगे फैलाते जा रहे हैं। झूठ इतना तेज़ी से फैलाया जाता है कि सच भी जूते पहन रहा होता है और झूठ 7 महले घूम के आ जाता है। तो यहाँ यही सूरत हाल है और हुकूमत की भी नालायकी है। हुकूमत इमरान खान और उसके साथियों के इस प्रोपेगेंडा का भरपूर जवाब देने की सलाहियत नहीं रखती। और मरियम औरंगज़ेब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उसका भी कोई हाल नहीं है। खुद पीटीआई में, सॉरी पीटीवी में अभी तक पीटीआई के लोग बैठे हुए हैं, जो वहाँ से उसी के प्रोपेगेंडा को वहाँ से परवान चढ़ा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों जब ये अपने इदारों से लोगों को तब्दील नहीं कर पा रहे, फिमरा से नहीं निकाल पा रहे, तो ये लोग क्या करेंगे आगे जाकर। तो बहुत ही इनका ठंड प्रोग्राम है। और 9 मई का जो केस है उसको अब आहिस्ता आहिस्ता पुलिस जो है इसको ख़राब कर रही है। अब तो पंजाब में ये हो गया है कि किसी को भी पकड़ लो
اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو کور کمانڈر کے گھر سے گزر رہا تھا، اس کا نام آ گیا ہے، جیو فرینسنگ میں آ گیا ہے، 5 لاکھ روپے دو تو چھوڑے نہیں، تو اس کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سی خبریں لاہور سے آ رہی ہیں، میانوالی، راول پنڈی، فیصل آباد، جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے وہاں سے پولیس نے اپنا دھندا شروع کر دیا ہے، کمائی شروع کر دی ہے، لوگوں کو بیگنا لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور پھر ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ندیم افضل چند کے والد کو بھی گرفتار کیا گیا، جس کی عمر 80 سال تھی، لیکن بعد میں پھر مداخلت جب ہوئی تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ساری پولیس کی اپنی ٹامکٹوئیاں ہیں جو پھر ایک عمران خان مواد فراہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے یاسمین راشد پہ کیس بنایا تھا کہ ایف آئی آر میں تو اس کا نام تک نہیں تھا، نامعلوم افراد کی ایف آئی آر تھی اور اس میں مرکزی ملزمہ دکھایا گیا یاسمین راشد کو، تو جج نے پھر اس کو اڑا ہی دیا، کیس پہلے ہی سنوائی پر اس کیس کو اڑا دیا۔ یہ ساری نالائکیاں اور نااہلیاں پنجاب پولیس کی اور وفاقی گورنمنٹ کی نااہلی ہے اور صوبائی حکومت کی بھی نااہلی ہے۔ یہ نااہلی ان کے گلے میں پڑے گی اور یہ ان کی نااہلی جو ہے پھر عمران خان کو پھر مضبوط کر دے گی۔ عمران خان نے 2 دن پہلے رائٹر کو ایک انٹرویو دیا جو شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو، اگر جس دوست نے بھی نہیں دیکھا تو گوگل سرچ کر کے رائٹر کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھ لے اس کا انگلش اور اردو ترجمہ۔ اس سے 1 دن پہلے اس نے بی بی سی کو انٹرویو دیا، وہ بھی انگریزی میں تھا لیکن اس کا اردو ایڈیشن بھی شائع ہوا، جس کو عمران خان نے بڑی کوشش کی کہ روکا جائے، کیونکہ اس میں اس نے بہت سے انکشافات کیے ہیں۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا جو پہلے اس چیز سے ڈینائی کرتا تھا، اب وہ چیز کہا کہ ہاں عاصم منیر کو میں نے ڈی جی آئی سے ہٹوایا تھا، اسی لیے وہ میرا مخالف ہے۔ تو یوں عمران خان نے اس چیز کا اعتراف بھی کر لیا کہ اس نے کیا ہے، اور 9 مئی کے واقعات پر بھی اس نے کھل کر اس کی جو حمایت کی ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارے کارکن نہیں ہے، پھر بیان بدلا اور کہا کہ ہمارے کارکن اور لیڈروں نے کیا ہوگا، مجھے بھی نہیں پتا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر فوج اور رینجرز مجھے پکڑے گی تو ظاہر جوابی کارروائی میرے لوگ انہیں کے خلاف کریں گے۔ تو یہ مطلب ہر روز نیا بیان بدلتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ انٹرویو دیتا تھا عمران ریاض جیسے لوگوں کو، سمیع ابراہیم، آپ اقبال یا دوسرے لوگ، ان کو یہ انٹرویو دیتا تھا جو خوشامد پسندانہ انٹرویو کرتے تھے۔ ہارون رشید ہو گیا، اوریان مقبول جیسا ہو گیا جو جھوٹے خواب سنا کر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، اس قسم کے لوگ ہی اس کے انٹرویو دیتے ہیں۔ لیکن جب بی بی سی کے تیز اور تند سوالات شروع ہوئے اور یا رائٹر والوں جو اس سے تیز تند سوالات کیے تو یہ اس کے جو اندر پیٹ میں سچ چھپا ہوا تھا وہ نہیں چھپایا اور وہ سارا سچ باہر نکل آیا، اور اس نے بتایا کہ کس طرح ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے ہاں بالکل کیا ہے اور جنرل عاصم کے ساتھ کیا، اور جنرل عاصم کے خلاف کھل کر انہوں نے جو ہے بات چیت کی اور کھل کر ان کے مخالفت میں بیانات دیے۔ رائٹر کا پورا بیان میں یہاں کاپی نہیں کر سکتا، تو آپ اس کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں گوگل سے، رائٹر لکھیں گے انٹرویو وتھ عمران خان تو آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں کھل کر آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ پرویز الہی پیجا، پنجاب کا بڑا ڈاکو جس کو 14 دن کے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، ریمانڈ سے پہلے اس کی بیان اور تھا، اس نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، لیکن جب 14 دن کا ریمانڈ آیا تو اس کے کچھ کان کھلے اور باہر آ کے اس نے کہا کہ میں فوج کے ساتھ ہوں، ان لوگوں کے ساتھ بالکل نہیں ہوں جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں۔ تو اس کے یہ ذومعنی بیانات 15 منٹ میں اس کا بیان بدل گیا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کی تیسری رات جو ہے کوٹ لکھپت جیل کے جو وہاں لاہور میں کٹی ہے وہ بڑی مشکل تھی، وہ ساری رات یہ جاگتا رہا ہے، اس کو نہ زمین پہ سو پایا ہے۔ پہلے 2 دن تو اس نے عیاشی کی، اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی گئی تھانوں میں، لیکن جب جیل منتقل کیا گیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور دوسرے دن جب آیا ہے عدالت میں تو اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے ایسے منجے ہوئے اور بڑا پریشان حال نظر آ رہا ہے۔ پرویز الہی کے برے دن ابھی شروع ہیں، ابھی اس کے ختم نہیں ہوئے، اس پر ابھی کچھ اور ہوگا۔ اب آتے ہیں سیاسی بساط کے طرف کہ پنجاب میں سیاسی بساط لگائی جا رہی ہے۔ آصف علی زرداری جو اس بساط کے کھیلنے کے بڑے ماہر ہیں اور اس کا اعتراف اس کے دشمن بھی کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری جس کام کو لگ جائے وہ کام کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے لاہور میں موجود ہے، کل بھی انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، کافی لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، کچھ لوگ وعدے وعید کر رہے ہیں، کچھ لوگ بعد میں شامل ہو گئے، کچھ اندر کی خبریں ہیں، کیونکہ میڈیا کو آصف علی زرداری کی اپنی خبروں کی
10% खबरों की हवा लगती है, बाकी 90% जो चीज़ें होती हैं वो खफिया होती हैं और तभी सामने आती है जब आसिफ अली जरदारी उसे एग्जीक्यूट कर चुका होता है। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। अब वहाँ पंजाब में 2 ग्रुप और बन गए। पीटीआई दरअसल 5 ग्रुपों में बँट गई है। पीटीआई 5 हिस्से बन गए। एक पीटीआई तो वही है जो इमरान खान के पास है, जो फ़िलहाल मफलूज और लाचार और बेबस बनी ज़मान पार्क के कोने में पड़ी हुई है। दूसरी पीटीआई जहांगीर तरीन के पास है, उसके पास अच्छे खासे नंबर्स आ गए हैं। और तीसरी जो है पीटीआई हाशिम डोगर ने बना ली है, उसके पास भी 30-35 अरकान है। और हाशिम डोगर का मैंडेट सिर्फ सूबाई असम्बली का है कि वो सूबाई असम्बली के अरकान को जमा करेंगे। कौमी असम्बली के गेम में जहांगीर तरीन को लाया गया है कि जहांगीर तरीन उन खिलाड़ियों को, उन घोड़ों को जो पीटीआई से निकलेंगे, अपने इस्तांबुल में काबू करेंगे। तो ये खेल चल रहा है। और चौथा ग्रुप जो है क्यू लीग की तरफ जा रहा है। कुछ लोग क्यू लीग में शामिल हो रहे हैं और वहाँ से टिकट मांग रहे हैं कि क्यू लीग की टिकट पर हम इंतखाब लड़ेंगे। और एक बड़ा ग्रुप जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल गया, यानी 5वां ग्रुप पीपल्स पार्टी में चला गया है। और पीपल्स पार्टी में जाने वाला ग्रुप ही बहुत बड़ा ग्रुप है। अब ये खेल आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि क्या इसका रुख होगा। पीएमएल नून की तरफ लोग कम ही जा रहे हैं और दूसरी तरफ पीएमएल नून ने भी लोगों को लेने से इनकार कर दिया है। कल फिरदौस आशिक अवान के सिलसिले में बताया गया कि राना सन्नाल्लाह ने बताया कि उसने राब्ता कायम किया है कि हमें अकोमोड किया जाए पीएमएल नून में, लेकिन हमारे पास इतनी जगह नहीं है। तो फिरदौस आशिक अवान के लिए वहाँ जगह नहीं बन रही, इसलिए मजबूरन वो जहांगीर तरीन के पास है। और दूसरे लोग भी इसी तरह है, जिस तरह फवाद चौधरी, जिस तरह उसने गंद मचाया है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, क़यादत के खिलाफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, तो उसके लिए शायद माफ़ी का दरवाज़ा नहीं खुला और वो अभी तक जो है जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में। असद उमर, असद कैसर और ये सारे लोग भी हैं। हो सकता है पीटीआई का एक छठा ग्रुप भी निकल आए जिसकी क़यादत परवेज़ खटक करेंगे। और परवेज़ खटक के सिलसिले में भी ये सुना जा रहा है कि वो भी पीपल्स पार्टी से राब्तों में है। आगे जाकर वो भी पीपल्स पार्टी के जो है जहाज़ में सवार हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सहाफ़ियों से खुलकर बात की थी और उन्होंने तो यही कहा कि इंतखाबात तब होंगे जब बंदयाल जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बंदयाल को होते हुए इंतखाबात काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह ये सख्त जो है मौकूफ़ दिया गया है इंतखाबात के हवाले से। और इंतखाबात के हवाले से पीडीएम में क्या चल रहा है? पीडीएम में यही चल रहा है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि इंतखाबात अक्टूबर में हो, किसी तौर पर भी उसको लेट करना नहीं चाहते। लेकिन मुस्लिम लीग नून चाहती है कि तब तक इंतखाबात न हो जब तक नवाज़ शरीफ को अदालत से रिलीफ नहीं मिल जाता, उसे वापस पाकिस्तान नहीं आने दिया जाता और इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। वो तकरीबन इस तरह अगर प्रोसेस को देखा जाए तो ये 2 मार्च 2024 तक बात जा रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी इसकी सख्त मुखालिफ है और इसे किसी भी बिल की मुखालफत करेगी जो असम्बली में लाया जाएगा कि असम्बली मुद्दत मज़ीद 6 महीने बढ़ाई जाए, क्योंकि 13 अगस्त को असम्बली और हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होगी। उसके बाद निगरां हुकूमत आ जाएगी और निगरां हुकूमत में कौन कौन होगा ये अभी तय नहीं हुआ, लेकिन लोगों के इंटरव्यूज़ मखसूस जगह पर चल रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों को नापा और तोला जा रहा है कि कौन किस चीज़ पर फिट रहेगा। तो 3-4 महीने की हो सकती है, हो सकता है ये गवर्नमेंट 3 महीने के बजाय 6 माह पर चली जाए। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत पीपल्स पार्टी कर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि आम इंतखाबात अपने वक्त पर हो, इससे डिले नहीं किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए डिले किया जाए और 15 नवंबर से ज़्यादा आगे नहीं जाएगी बात। लेकिन मौलाना फजल रहमान भी चाहते हैं कि इंतखाबात मार्च 2024 में हो और पीएमएल नून भी चाहती है कि इंतखाबात भले लेट हो जाए। तो ये सूरत हाल है लाहौर की। एक कोयटा में अंदूना सानिया हो गया। एक वकील से, सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुर्रज़ाक को गोलियां मार दी गई हैं। बाद में पता चला कि ये अब्दुर्रज़ाक वही वकील है जिसने इमरान खान के खिलाफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट में इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का एक केस दायर किया हुआ है। आज उस वकील को कत्ल कर दिया गया है। 17 गोलियां उसे मारी गई एयरपोर्ट के करीब और वो शहीद हो गया। उसके बाद वकला ने बार काउंसिलों में, अदालतों में हड़ताल की हुई है और अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये इमरान खान के साथियों ने इसको मारा है, इसलिए इसके कत्ल का मुकदमा भी इमरान खान पर बनेगा।
क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ ही बगावत का मुकदमा लेकर गए थे। तो अभी देखना ये है कि इसमें कितनी सच्चाई है या ये सियासी मुकदमा होगा। बहुत से सवालात हैं जिसका जवाब ढूंढना है, और बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त देगा। उसके अलावा जनरल बाजवा के फ्रांस में की गई एक अफगानी की तरफ से वीडियो बनाई कर उसको गालियां देने का वीडियो वायरल है, और ख़ासतौर पे पीटीआई के टूलर्स उसको ज़्यादा चला रहे हैं, और उसमें कुछ इजाफा भी किया गया है एडिटिंग करके। हालांकि वो इतनी बात नहीं है, लेकिन देखा जाए जनरल बाजवा ने पूरे पेशन का मुजाहरा किया है, नौजवान की बकवास का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी बीवी के साथ बातें करता रहा। वो चला इस वक्त काफ़ी ट्वीट अकाउंट्स पे कहा गया है कि ये पठान नहीं है, और बिल्कुल नहीं है। पठान पश्तून में तो बात कर रहा है, लेकिन पश्तून नहीं है, ये अफ़गानी है। और अफ़गानियों का ज़ाहिर है कोई कल्चर है ही नहीं, क्योंकि कभी वहाँ अमेरिकी रहे, कभी रशियन रहे, कभी मौलवी रहते हैं, कभी कौन होता है। तो अफ़गान एक मार्शल रेस कौम है, वहाँ पर कुछ भी पता नहीं, ना उनका कोई कल्चर है, ना कोई उनका मज़हब है, ना कोई उनका दीन धर्म है। तो उनको हर चीज़ जायज़ है। तो पाकिस्तान दुश्मनी में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं, सिर्फ आर्मी चीफ को गालियाँ नहीं दे रहे जिसको पीटीआई वाले हवा में उछाल रहे हैं, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं। अफ़गानी ये नमक हराम जिसको पाकिस्तान ने पिछले 40 सालों से पाला है, ये हमारे गले में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में भी हर जगह ये फिर रहे हैं। जब तक पाकिस्तान अफ़गानियों से निजात हासिल नहीं करेगा, पाकिस्तान की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट होगी। ख़ास तौर पे हमारे बड़े शहरों में कराची, हैदराबाद, लाहौर में आप जहाँ जाएँ आपको अफ़गानी मिलेंगे, और बड़े बड़े जो है कारोबार इनके कंट्रोल में चले गए हैं। इनसे जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। इनको निकाल बाहर करें और इन्हें वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाए। उसके अलावा एक आम खबर पिछले 2 दिनों से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में गर्दिश कर रही है, वो यही है कि पीडीएम के 2 बड़े लीडरों ने, यानी आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ ने इमरान खान पर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे की मुखालफत की है, और कहा है कि इमरान खान को आम अदालतों से ट्रायल कोर्ट में लाया जाए। वो समझते हैं कि किसी सियासी लीडर को, ख्वाह वो कोई भी हो, उस पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि फिर अगर ये एक रवायत बन गई तो फिर कल किसी और की बारी भी आ सकती है, किसी और को भी इस ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं कि ये मिसाल ही न कायम की जाए और इसको आम अदालतों में जो है मुकदमे को चलाया जाए। उसके अलावा 9 मई के कई अफराद के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे शुरू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और यास्मीन राशिद को एक मुकदमे से निकाला गया था, अब उसे दूसरे मुकदमे में आज जो है उसको अदालत से इजाज़त लेने के बाद कोट लखपत जेल में जो है इंक्वायरी के लिए वहाँ उनसे पूछगछ की जा रही है। दूसरी तरफ फराह गोगी के खिलाफ भी मजीद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। आज बताया गया है नैब की तरफ से कि फराह गोगी और उसके शोहर एहसन गुजर के मजीद 117 अकाउंट पकड़े गए हैं, और 117 अकाउंट के अलावा फराह गोगी के 4 फॉरेन करेंसी अकाउंट भी थे, जिनमें अरबों डॉलर्स की हेर फेर की गई है। और इनका एक फ्रंट मैन भी पकड़ा गया है, जो कैश बॉय जिसको कह रहे हैं कि वो कैश बॉय है, उसके पास भी 68 बिलियन की ट्रांजेक्शन हुई है उसके थ्रू। तो ये बहुत बड़ी गेम है और बहुत बड़ी गैंग है, लेकिन मुस्तकिल करीब में आप देखेंगे कि गोगी इमरान खान और पिनकी पीरनी के खिलाफ वादे माह गवाह बन जाएगी, क्योंकि फ़िलहाल गोगी ही इनकी फ्रंट मैन है। लेकिन अभी वो हाथ नहीं आई, लेकिन दुबई में है, और दुबई से उसे निकलने नहीं दिया जाएगा, तो इसको किसी वक्त भी वहाँ से पाकिस्तान लाया जाएगा। तो ये थी आज की खबरें, और उन पर तबसरे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।